दोस्तों, व्यक्तित्व जो है वो अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी का हिंदी रूपांतर है। और पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना से हुई है और पर्सोना शब्द का अर्थ होता है मास्क या मुखौटा। तो इसका विस्तृत अर्थ इस प्रकार से लिया जा सकता है कि बाहरी अर्थ, बाहरी वेशभूषा या मुखौटा। इस प्रकार से व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के बदले हुए रूप से है, जिसमें उसकी बोलचाल, वेशभूषा, व्यवहार, रंग, रूप आदि सम्मिलित किए जाते हैं। लेकिन व्यक्तित्व को केवल बाहर के आवरण अथवा शारीरिक गठन के रूप में मान लेना गलत है। कुछ शिक्षाविदों और मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व को आंतरिक गुणों का पुंज मात्र माना है और दार्शनिकों ने व्यक्तित्व को पूर्णता का आदर्श माना है। समाजशास्त्री व्यक्ति को उन गुणों का संगठन मानते हैं जो समाज में उसका पद और कार्य निर्धारित करते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तित्व ही संपूर्ण मनुष्य है। उसकी स्वाभाविक अभिरुचि और क्षमताएं, उसके भूतकाल में अर्जित किए गए अधिगम, इन कारकों का संगठन और समन्वय व्यवहार, प्रतिमानों, आदर्शों, मूल्यों और सेवाओं की विशेषताओं से पूर्ण होता है। तो सामान्य रूप से हम देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है उसके आंतरिक गुणों यानी आचार व्यवहार, उसकी आदतें कौन कौन सी हैं, और उसके जो बाहरी व्यक्तित्व है यानी कि उसका रूप, संरचना, शारीरिक सौष्ठव इत्यादि पे निर्भर करता है। शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है और इस विचारधारा के अनुसार जो व्यवहार है वो व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है। यानी किसी व्यक्ति के व्यवहार से ही हम उसके व्यक्तित्व के को समझ सकते हैं। कोई व्यक्ति जैसा व्यवहार करेगा वैसा ही उसका व्यक्तित्व होता है। और प्रत्येक समाज व्यक्तित्व के विकास में रुचि लेता है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों के व्यक्तित्व का समुचित विकास करना होता है। व्यक्तित्व का समुचित विकास योग्यता एवं समायोजन की क्षमता को दर्शाता है। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों, व्यक्तित्व की कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई हैं विभिन्न विचारकों द्वारा। तो इसमें आलपोर्ट की परिभाषा है। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ उसका अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। यानी व्यक्तित्व ऐसे तो इनके अनुसार व्यक्तित्व मनोशारीरिक अवस्थाओं का, यानी कि इसमें आंतरिक और बाह्य दोनों अवस्थाएं हैं जिसमें व्यक्ति अपने पर्यावरण के साथ समायोजन करता है। दूसरा मन एक विचारक है, मनोवैज्ञानिक। इनके अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा व्यक्ति के बनावट, व्यवहार के ढंग, अभिवृत्ति, रुचि, योग्यता, क्षमता और अभिरुचि आदि गुणों के संगठन के रूप में दी जा सकती है, विशेषतः जब इसके परिस्थितियों के समायोजन के दृष्टिकोण से देखा जाता है। वुडवर्थ कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार के समस्त गुण हैं। वुडवर्थ ने बहुत छोटी सी और सटीक परिभाषा दी है व्यक्तित्व की। वो कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार के समस्त गुण इसी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि व्यक्तित्व व्यक्ति का व्यवहार के समस्त गुणों को आकलित करता है या प्रदर्शित करता है। ग्रीन लीफ के अनुसार आपका व्यक्तित्व प्रधानतः 4 बातों से निर्धारित होता है कि पहला है किस प्रकार आप देखते हैं, दूसरा है किस प्रकार आप अनुभव करते हैं, तीसरा आप क्या करते हैं और चौथा आप क्या सोचते हैं। बोरिंग के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के अपने वातावरण के साथ अपूर्व और अस्थायी समायोजन है। परिभाषाओं के बाद देखते हैं दोस्तों व्यक्तित्व के प्रकार। तो प्रारंभ से ही मानव समाज में देखा गया है कि हम विभिन्न व्यक्तियों को किसी न किसी श्रेणी में विभाजित करके देखते आए हैं। यह अत्यधिक प्रचलित प्रथा रही है प्राचीन काल से ही। जब हम ड्रामा, नाटक, उपन्यास कुछ देखते हैं तो उसमें अच्छा, बुरा, पापी, सच्चा, झूठा आदि अनेक विशेषण लगाकर
जो व्यक्तित्व हैं या जो पात्र हैं उनको हम किसी न किसी श्रेणी में रखकर देखते रहे हैं। मनोवैज्ञानिक इस प्रकार की श्रेणी बनाते हैं, तब वह वैज्ञानिक आधार पर अपनी तकनीकी भाषा में शब्दों का प्रयोग करते हैं जो व्यक्तिगत इच्छा या रुचि से भिन्न होती हैं। इस दिशा में मनोवैज्ञानिक कार्ल जुंग का वर्गीकरण सर्वविदित है। उन्होंने व्यक्तित्व को अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट और बहिर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्ट दो वर्गों में रखा है। व्यक्तित्व की विभिन्नता के आधार पर अनेक प्रकार के व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है, लेकिन सामाजिकता के आधार पर जुंग ने जो व्यक्तियों का वर्गीकरण किया है वो इस प्रकार है। पहला है अंतर्मुखी व्यक्तित्व, इंट्रोवर्ट। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो एकांत प्रिय, वास्तविक जीवन में निराश और काल्पनिक संसार में विचरने वाले होते हैं। इनमें संवेगों की प्रधानता होती है। और जो अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं ये महात्मा, वैज्ञानिक और कलाकार लोगों की गणना इसी श्रेणी में होती है। यह दूसरों को अपने विचारों से प्रभावित करने वाले होते हैं और आदर्शवादी होते हैं। अब आइए देखते हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व। तो एक्सट्रोवर्ट यह अपने स्वभाव के अनुसार लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, सामाजिक आदान प्रदान में भाग लेते हैं और यथार्थवादी होते हैं। इसके कारण जीवन की परिस्थितियों का वस्तुगत रूप में सामना करते हैं और ये भावना प्रधान होते हैं। बहिर्मुखी लोग जो हैं वो शीघ्र निर्णय लेते हैं और उस पर तत्काल अमल भी करते हैं। व्यवहार कुशल और कर्मठ होने के कारण ऐसे लोग जीवन में व्यापारी, खिलाड़ी, अभिनेता, सामाजिक तथा राजनीतिक नेता के रूप में सफल होते हैं। ये देखते हैं दोस्तों उभयमुखी। उभयमुखी व्यक्ति वह है जो किसी भी समस्या पर एकाग्र होकर गहराई से नहीं सोच पाते हैं और न ही उस समस्या पर विहंगम विचार कर पाते हैं। ऐसे लोग प्रत्येक विषय में सामान्य ज्ञान ही एकत्र कर पाते हैं, जबकि अंतर्मुखी छात्र एकाग्र होकर गहराई तक सोचते हैं और बहिर्मुखी छात्र नया ज्ञान एकत्र करने के लिए चहुमुखी चिंतन करते हैं। तो उभयमुखी छात्र सामान्य स्तर का ज्ञान प्राप्त कर सामान्य श्रेणी में ही रह जाते हैं। वह न तो प्रतिभावान बन पाते हैं और न ही सृजनात्मक होते हैं। इन छात्रों का चिंतन किसी समस्या विशेष पर गहराई से सोच पाना नहीं होता है और न ही बृहद क्षेत्र में उसका हल ढूंढ पाना या विश्लेषण करना। अतः वह ज्ञान के सामान्य स्तर पर ही रह जाता है और अपने को स्वयं के निर्णय लेने में हमेशा पीछे रहता है। तो अब आइए देखते हैं व्यक्तित्व के सिद्धांत। व्यक्तित्व के लेखकों और विख्यात मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के वर्णन द्वारा हमारे सम्मुख उपस्थित करने का प्रयत्न किया है ताकि हम किसी के व्यक्तित्व के बारे में जान सकें। तो व्यक्तित्व में कुछ गुणों के आधार पे इसको हम देख सकते हैं। पहला है चार प्रकार के स्वभाव। हिप्पोक्रेटस 400 ईसा पूर्व में यूनानी चिंतक हैं और उनके बाद गालिन ने शारीरिक द्रव्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन किया है। इसके अनुसार जो है ये व्यक्तित्व के 4 प्रकार के समूह होते हैं। कौन कौन से? पहला है मंद। ये लोग धीमे, निर्बल और निरुत्तेजित होते हैं, मंद लोग। दूसरा है खिन्न, ये निराशावादी होते हैं। तीसरा क्रोधी, ये लोग शीघ्र ही क्रोधित हो जाते हैं। और चौथा असमय, ये लोग बहुत शीघ्र ही कार्य करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं और हमेशा प्रसन्न रहते हैं। वास्तव में इस सिद्धांत पर अधिक समय तक विश्वास नहीं किया जा सका और हम इस प्रकार के व्यक्तियों के वर्गों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्तित्व कई गुणों का समायोजन होता है। कार्ल युंग के अतिरिक्त क्रिस्मर, शेल्डन, टकर तथा स्टीवेंस ने भी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। क्रिस्मर का जो वर्गीकरण है वो काफी हद तक युंग के समान ही है। उसने व्यक्तित्व को 2 भागों में प्रधान तथा गौण में विभाजित किया है। शेल्डन का वर्गीकरण आधुनिक मनोविज्ञान में सर्वाधिक मान्य है और इस कारण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है।
क्रिश्मर ने 400 व्यक्तियों का अध्ययन किया और उसके आधार पे उन्होंने 4 समूहों में शारीरिक रूपरेखा के अनुसार प्रस्तुत किया। पहला है सुडौल काया यानी शारीरिक बनावट के आधार पे ये वर्गीकरण है। सुडौल काया शक्तिवान होते हैं और इच्छानुसार व्यवस्थापन कर लेते हैं। ये लोग कार्य में रुचि रखते हैं और दूसरी वस्तुओं की चिंता बहुत कम करते हैं। लंबकाय, इस प्रकार के व्यक्ति लंबे और पतले होते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं परंतु अपनी निंदा के प्रति सजग होते हैं। गोलकाय, इस प्रकार के लोग मजबूत जो होता है मजबूत तथा छोटे होते हैं और दूसरे लोगों के साथ सरलता से मिल जाते हैं। डायस्प्लास्टिक, इस प्रकार के लोगों का शरीर साधारण होता है और इनमें सभी प्रकार के गुणों का संयोजन होता है। शारीरिक गुणों के आधार पे यह वर्गीकरण सेल्डन ने शारीरिक गुणों के आधार पे किया है। इस वर्गीकरण का आधार सेल्डन का शरीर विज्ञान और शरीर विकास विज्ञान था। उन्होंने 4000 व्यक्तियों का अध्ययन किया। इसमें मुख्य रूप से 2 वर्गीकरण है, कोमल तथा गोलाकार। इस प्रकार के व्यक्ति अत्यंत कोमल किंतु देखने में मोटे लगते हैं और इनका व्यवहार उनकी आदतों के आंतरिक शक्तिशाली पाचन पर निर्भर होता है। गोलाकार व्यक्तित्व के लोग स्थूल शरीर के यानी मोटे होते हैं और स्वभाव में हंसमुख, आराम पसंद तथा अच्छे भोजन के प्रति आकर्षण रखने वाले होते हैं। दूसरा है आयताकार, तो ये लोग ऐसे होते हैं जो पूर्ण रूप से शक्तिवान होते हैं। इनका शरीर भारी व मजबूत होता है और खाल पतली होती है। आयताकार व्यक्तित्व के लोग अच्छे शारीरिक गठन के कारण आकर्षक होते हैं और स्वभाव से साहसी और बाह्य जीवन के प्रति आकर्षित होने वाले होते हैं। ये मुख्यतः बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं और सामाजिक जीवन में प्रभावशाली होते हैं। लेकिन दोस्तों, व्यक्तित्व के प्रकार से अनुमान लगाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि मानव समाज में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी श्रेणी या वर्ग में अवश्य होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति में कुछ लक्षण प्रधान होते हैं और कुछ लक्षण द्वितीयक यानी कि गौण। किसी व्यक्ति में अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी व्यक्तित्व एक रेखा के 2 अंतिम बिंदु माने जाते हैं और इस रेखा के आरंभ से अंत तक विभिन्न लक्षणों की प्रधानता के अनुसार व्यक्तित्वों का निर्धारण किया जा सकता है। शारीरिक रचना और स्वभाव की निर्धारक सीमा के भीतर व्यक्तित्व का गठन स्पष्ट किया जा सकता है, परंतु यह दोनों तत्व भी पारस्परिक रूप से भिन्न हैं और एक दूसरे पर आधारित हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों व्यक्तित्व के भारतीय और पाश्चात्य दृष्टिकोण। मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। उनमें से कुछ दृष्टिकोण हम देख लेते हैं। पहला है भारतीय दृष्टिकोण। तो भारतीय दृष्टिकोण जो है वो 3 गुणों पे आधारित व्यक्तित्व की बात करता है। पहला है सतोगुणी व्यक्तित्व। इन व्यक्तियों में उच्च गुण, उच्च आदर्श, श्रेष्ठ मूल्य, उत्तम स्वभाव और नैतिक मूल्यों से युक्त व्यक्तित्व होता है सतोगुणी व्यक्तित्व में। तमोगुणी व्यक्तित्व ऐसे व्यक्ति कामी, क्रोधी, आलसी और अमानवीय व्यवहार से युक्त होते हैं। रजोगुणी व्यक्तित्व सतोगुण और तमोगुण के मध्य की स्थिति है, अतः रजोगुणी व्यक्ति में कुछ अच्छे गुण और कुछ बुराइयों का सामंजस्य होता है। पाश्चात्य दृष्टिकोण देखते हैं तो हिप्पोक्रेटस का विभाजन, जो पाश्चात्य मनोवैज्ञानी है, वो व्यक्तित्व का विभाजन संवेग, विचार, कार्य और शारीरिक मानसिक विशेषताओं के आधार पर करते हैं। इसमें हिप्पोक्रेटस ने संवेग के आधार पे व्यक्तित्व को विभाजित किया है। तो पहला है फ्लैगमेटिक प्रकार, जिसमें इस प्रकार के व्यक्ति शांत स्वभाव वाले और धैर्यवान होते हैं। मेलकॉलिक प्रकार, इसमें व्यक्ति सुस्त, निराशापूर्ण और दुखी जीवन होते हैं। कालेरिक प्रकार, इस प्रकार के व्यक्ति शीघ्र उत्तेजनशील एवं अधीर स्वभाव वाले होते हैं। और सैंग्विन प्रकार हैं, ऐसे व्यक्ति कर्तव्यपरायण, कर्मशील, असहनशील और किसी कार्य को शीघ्र पूरा करने वाले होते हैं। पाश्चात्य विचारकों में दूसरा विभाजन क्रिश्मर का है, जो शरीर के आधार पे व्यक्तित्व का विभाजन करते हैं। इसमें पहला है प्रकार इनका पुष्टकाय यानी एथलेटिक टाइप। ये व्यक्ति शरीर से तंदुरुस्त, हृष्ट पुष्ट, आत्मविश्वासी और शक्ति संपन्न होते हैं।
लंबकाय, इस प्रकार के व्यक्ति दुबले पतले, कमजोर, शीघ्र विरोधी होते हैं, शीघ्र क्रोधी होते हैं। गोलकाय, ऐसे व्यक्ति शरीर से नाटे, मोटे और गोलगट्टे होते हैं। इनका स्वभाव प्रसन्नता वाला होता है, ये अधिक आराम पसंद होते हैं। मिश्रित, ऐसे व्यक्ति उपरोक्त तीनों प्रकार के गुणों से युक्त होते हैं और इसमें थोड़े थोड़े सभी प्रकार के गुणों का समन्वय होता है। दोस्तों, अब आइए देखते हैं व्यक्तित्व के गुण। तो व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से वर्णन करने से पहले हमें उनके गुणों को समझना चाहिए और मनोवैज्ञानिकों का गुण से तात्पर्य व्यवहार के ढंग से है। वुडवर्थ ने इसकी परिभाषा दी है कि व्यक्तित्व के गुण हमारे व्यवहार का एक प्रमुख प्रकार का ढंग है, जैसे प्रसन्नता या आत्मविश्वास, जो कुछ समय तक हमारे व्यवहार के गुण होते हैं किंतु धीरे धीरे वे हमारे जीवन के आवश्यक अंग बन जाते हैं। वुडवर्थ व्यक्तित्व को इन्हीं गुणों के योग बताता है, लेकिन इसके साथ ही वह आगे बताता है कि व्यक्तित्व का तात्पर्य इस योग से कुछ अधिक भी है, अर्थात केवल आत्मविश्वास, प्रसन्नता ये इत्यादि का योग ही नहीं, वरन व्यक्तित्व में कुछ और भी गुण शामिल होते हैं। जैसे व्यक्ति जो प्रसन्न और आत्मविश्वासी है या दुखी है, इसका तात्पर्य केवल यह नहीं है कि इस प्रसन्नता, आत्मविश्वास या दुख का ही योग है, इससे कुछ अधिक भी होता है व्यक्तित्व। आलपोर्ट ने व्यक्तित्व के संगठन पे जैविक और शारीरिक दृष्टि से विचार किया है। उनके अनुसार गुण हमारे परिवर्तित हो जाने वाले सक्रिय संस्कार हैं और संस्कार कम से कम अंशतः हमारी विशिष्ट आदतों से उत्पन्न होते हैं और हमारे वातावरण के ढंग को बनाते हैं। इस परिभाषा से तात्पर्य है कि व्यक्ति का व्यवहार उसकी आंतरिक भावनाओं और बाह्य वातावरण के प्रभाव द्वारा संचालित होता है। अब आइए देखते हैं जीवन काल के विभिन्न स्तरों पर व्यक्तित्व का विकास, यानी कि व्यक्तित्व के विकास के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं जीवन काल के आधार पे। पहला है शैशव अवस्था। इस अवस्था में शिशु स्नेह और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। यदि इन आवश्यकताओं की पूर्ति माता पिता द्वारा उचित ढंग से कर दी गई तो व्यक्तित्व जो होता है वो उचित दिशा में विकसित होगा, अन्यथा विपरीत विकास होगा। शैशव काल में बालक को जिस प्रकार का वातावरण मिलता है उसकी छाप आजीवन उसके व्यक्तित्व पे पड़ती है। पिछले लगभग 50 वर्षों से शैशव काल के महत्व को अधिक स्वीकार किया गया है और इस दिशा में अनेक प्रयोग भी चल रहे हैं। दूसरा है जो अवस्था है वो बाल्यावस्था। ये अवस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की होती है और इसमें बालक के वातावरण का क्षेत्र बहुत बढ़ जाता है। घर के अंदर से निकलकर वह समाज में पदार्पण करता है। अब वह अपने पैरों पे खड़ा होना सीखता है। भोजन, शौच, स्नान आदि में माता पिता अब उसे सहयोग नहीं करते हैं। कुछ माता पिता इस अवस्था में बालक की बहुत अधिक देखभाल करते हैं। ऐसे बालक डरपोक हो जाते हैं। इस अवस्था में बालक स्कूल भी जाता है और अन्य बालकों से उसका परिचय होता है। इसमें प्रमुख गुण जो हैं नेतृत्व, मैत्री, सहानुभूति, सहयोगिता, ये सब गुण बालकों से उनके दोस्तों में आते हैं। कुछ उसमें जो आचरण होता है उसमें मित्रों का योगदान बहुत अधिक होता है अच्छे या बुरे आचरण में, क्योंकि कुछ बालक बुरी संगत में पड़कर गलत रास्ते पर चल लेते हैं। इसमें होता ये है कि कालांतर में ये वही चीजें जो शुरुआत में वो सीखते हैं वही उनकी अभिवृत्तियों का रूप धारण कर लेते हैं। किशोरावस्था, ये बालकों में यह अवस्था 12 वर्ष के आसपास आती है। कुछ दिन पहले इसे तूफानी अवस्था कहा जाता था, लेकिन अब यह धारणा भ्रमात्मक सिद्ध हो गई है। फिर भी इस आयु में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इस अवस्था में व्यक्तियों को उचित सलाह, नियंत्रण और जो अच्छे दोस्त हैं उनका सहयोग बहुत जरूरी होता है। यदि मित्र मंडली में अच्छे बालक हुए तो किशोर स्वावलंबन का पाठ पढ़ता है, सहयोग करना सीखता है, लेकिन यदि बुरे लोग हुए तो उसकी दिशा गलत हो जाती है। प्रौढ़ावस्था, यह अवस्था व्यक्तियों में भिन्न भिन्न समय पर आती है। कुछ 22 साल में तो कुछ 25 वर्ष के ऊपर समय ले लेते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति किसी व्यवसाय में लग जाता है और जीवन को एक निश्चित दिशा की ओर उन्मुख हो जाता है। उसके मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक और संवेगात्मक जो विकास होता है
उसकी दिशा निश्चित हो जाती है और व्यक्ति इस समय आदर्श एवं वृत्तियां निश्चित हो चुकी होती हैं और इसलिए समाज के लिए ये व्यक्ति कोई विशेष समस्या नहीं खड़ी करते हैं। वृद्धावस्था, इस अवस्था में व्यक्ति का अनुभव बढ़ जाता है लेकिन उसकी उपार्जन शक्ति कम हो जाती है, स्वास्थ्य कमजोर हो जाता है और स्मृति धीमी पड़ जाती है, अंग शिथिल हो जाते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति को समाज उसी दृष्टि से नहीं देखता है जैसे उसे कभी देखा जाता था। तो दोस्तों, व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को विश्लेषण से स्पष्ट है कि व्यक्तित्व के विकास में व्यक्ति की आवश्यकताएं एवं उनकी पूर्ति, आशा निराशा, संघर्ष, जीवन की घटनाएं सभी प्रभाव डालती हैं। व्यक्तित्व का विकास सदा होता रहता है किंतु इसकी रूपरेखा जो है काफी हद तक शैशवावस्था और बाल्यावस्था में ही निश्चित हो जाती है। अब आइए देखते हैं दोस्तों लास्ट में अच्छे व्यक्तित्व की विशेषताएं और गुण कौन कौन से होने चाहिए। पहला है आत्मचेतना यानी कि सेल्फ कॉन्शसनेस। व्यक्तित्व की ये सबसे प्रथम विशेषता है। आत्मचेतना व्यक्ति की वह शक्ति है जिसके द्वारा वह अपने संबंध में जानता है कि वह क्या है। वह यह भी जानने लगता है कि दूसरे व्यक्ति उसके बारे में क्या सोचते हैं और यह ज्ञान ही वास्तविक व्यवहारों को निर्धारित करता है। व्यक्ति वास्तव में वह नहीं है जो वह अपने बारे में सोचता है। व्यक्ति वास्तविक रूप में वह भी नहीं है जो दूसरे उसके बारे में सोचते हैं, वरन व्यक्ति वह है जो यह जानता है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। यही आत्मचेतना है। स्वयं के बारे में ही जानना व्यक्तित्व का पहली शर्त है। दूसरा है गत्यात्मकता। तो अच्छे व्यक्तित्व स्थिर नहीं होते हैं, वे एक ही सिद्धांत या आदर्श पे अंधे होकर लकीर के फकीर की तरह चिपके नहीं होते हैं। अच्छे व्यक्तित्व सदैव अपना और अपने बाह्य परिस्थितियों का विश्लेषण करते हुए अपने मूल्यों विचारों में परिवर्तन करते हैं और परिणाम स्वरूप ये विकासोन्मुखी होते हैं और विकास की प्रक्रिया जन्म से मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। शारीरिक संरचना भी व्यक्तित्व का प्रमुख गुण है। यह किसी के हाथ में नहीं होता है, लेकिन व्यक्तित्व का तीसरा चिन्ह अच्छी शारीरिक संरचना है। शारीरिक संरचना के अंतर्गत हम शारीरिक स्वास्थ्य को भी सम्मिलित कर सकते हैं। केवल शारीरिक पूर्णता तभी नहीं होगी जब व्यक्तित्व का जो शारीरिक संरचना है बहुत हृष्ट पुष्ट या बड़ा हो, लेकिन उसका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। जब तक शारीरिक संरचना के साथ व्यवहार नहीं अच्छा है तो उसे संतुलित व्यक्तित्व नहीं कहा जा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य, अच्छे व्यक्तित्व का अच्छा मानसिक स्वास्थ्य होता है क्योंकि व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिक शक्तियों का संगठन है। ये मनोदशा और शारीरिक शक्तियों का भी संगठन है। मानसिक और शारीरिक शक्तियों के संगठन को व्यक्तित्व कहा जाता है। इसलिए अच्छा मानसिक स्वास्थ्य ही बेस्ट पर्सनालिटी की पहचान है। समन्वय या इंटीग्रेशन भी अच्छे व्यक्तित्व का लक्षण है। व्यक्तित्व अनेक मनोदैहिक शक्तियों का योग मात्र नहीं, बल्कि इसमें अनेक शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का समन्वय होता है। यह किसी एक निश्चित शक्ति का अकेला विकास नहीं है और न पृथक पृथक शक्तियां एक दूसरे से स्वतंत्र होकर ही कार्य करती हैं, बल्कि संपूर्ण शक्तियां एक होकर समन्वित रूप से कार्य करती हैं। ऐसा ही व्यक्तित्व अच्छा व्यक्तित्व माना जा सकता है। समायोजन शक्ति, तो अच्छे व्यक्तित्व में आंतरिक जीवन बाह्य वातावरण के प्रति समायोजन की क्षमता होनी चाहिए। कभी कभी व्यक्ति के अंतर्मन में ऐसे विचार या कल्पनाएं आती हैं जो सामाजिक दृष्टि से उचित नहीं होती हैं। अच्छा व्यक्तित्व इन विचारों और कल्पनाओं के साथ ही समायोजन स्थापित करता है। सामाजिकता मनुष्य की एक व्यक्तित्व या व्यक्तित्व का प्रमुख गुण है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज से अलग रहकर व्यक्ति की कल्पना इस युग में नहीं की जा सकती है। इसलिए व्यक्ति को सामाजिक होना चाहिए। अच्छा व्यक्तित्व जो होता है वो व्यक्ति की सामाजिकता को ज्ञान कराता है। दृढ़ इच्छा शक्ति, तो ये पर्सनालिटी के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में दृढ़ इच्छा शक्ति होती है और इस शक्ति के कारण ही वह कोई कार्य लगन से करता है और जीवन में आने वाले संघर्षों का सामना धैर्यपूर्वक करता है। इसके अलावा संतोष, महत्वाकांक्षा और उद्देश्य पूर्णता, ये भी व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण गुण हैं। अच्छे व्यक्तित्व में आत्मसंतोष, हर पल आगे बढ़ने की इच्छा,
और प्रत्येक कार्य को किसी न किसी उद्देश्य के साथ करने की योग्यता होती है। वह कोई भी कार्य उद्देश्य विहीनता की स्थिति में नहीं कर पाता और सुनिश्चित उद्देश्य उसके प्रत्येक कार्य तथा व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस वीडियो में हमने देखा व्यक्तित्व के संबंध में संपूर्ण जानकारी। व्यक्तित्व क्या है, विभिन्न विचारकों द्वारा इसकी कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई हैं, व्यक्तित्व के प्रकार कौन कौन से हैं, और व्यक्तित्व का जो हमारे जीवन काल, शैशवावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था इत्यादि के आधार पे जो विकास क्रम है उसके बारे में हमने देखा। और साथ ही हमने देखा कि अच्छे व्यक्तित्व में कौन कौन से गुण होने चाहिए। दोस्तों, आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल